जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम आए हैं नॉर्थ दिल्ली के कोरोनेशन पार्क में। ये वो जगह है जहां 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटेन के किंग जॉर्ज द फिफ्थ का दरबार हुआ। हालांकि हमारे लिए वो कोई बहुत ग्लोरियस हिस्ट्री तो नहीं है, बट येट इट इज़ आवर हिस्ट्री। सो आज हम डिस्कस करेंगे वो कैसा दरबार था, कौन कौन आए थे, क्या खर्चा हुआ होगा, इन सब बातों पर। मेरे साथ इस पे चर्चा करने के लिए सुमंत है, ही इज़ माई सन। तो आज सुमंत हम बात करेंगे और देखिए इस पार्क में घूमते घूमते हम बात करेंगे। ठीक है। और अभी जहाँ हम खड़े हैं ना, ठीक हमारे पीछे ये एक पिलर है बड़ा। एग्जैक्टली दिस इज़ द पॉइंट वेयर द रॉयल पैवेलियन वाज सेट, जहाँ पे किंग जॉर्ज और क्वीन मैरी के लिए वो थ्रोन बनाया गया। ठीक है। और बेसिकली वो थ्रोन क्या, वो दो कुर्सियाँ थी। ये पूरा प्लेटफॉर्म जो बना था ये मार्बल से बना था और इसके ऊपर दो जो फिर कुर्सियाँ रखी गई थी 96,000 सिल्वर कॉइन्स को मेल्ट करके वो उनके, आप उसको थ्रोन कहें, दो चेयर्स को कहें, वो बनी। एंड देन गोल्ड प्लेटिंग वाज डन ऑल अराउंड। अच्छा। और ऊपर फिर जो टॉम बना था वो भी गोल्ड से, कंप्लीटली गोल्ड प्लेटेड था वो। तो ये एग्जैक्टली वो पॉइंट है जहाँ पे दैट रॉयल पैवेलियन हैपेंड। और हम अगर डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ से ईस्ट मेरे लेफ्ट में है, वेस्ट मेरे राइट में है, नॉर्थ मेरे पीछे है और साउथ मेरे आगे है जहाँ हम खड़े हैं। और यहाँ से जैसे मैंने कहा कि नॉर्थ मेरे पीछे है, तो इसके पीछे सेमी सर्कुलर माउंट बना था तकरीबन ये कहें कि कोई 100-150 मीटर पीछे जाके, और वहाँ 70,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी। और साउथ में मैं बात करूँ तो वहाँ पैवेलियन बना था, दैट वाज फॉर द VIPs। अलग अलग अकाउंट हैं। लॉर्ड हार्डिंग जो उस टाइम वाइसराय थे, गवर्नर जनरल भी थे, उनकी एक किताब है माई इंडियन ईयर्स 1910 to 1916। तो उसमें वो कहते हैं कि उसमें वो जो साउथ में VIP पैवेलियन था उसमें वो 4,000 लोग बताता है, लेकिन कुछ दूसरे अकाउंट से वो 12,000 कहते हैं। ठीक। तो वो यहाँ से साउथ में बैठे थे। और जैसे यहाँ पे रॉयल पैवेलियन था ना, एक रॉयल शामियाना उसको कहा गया, वो लगा था वहाँ आगे। हम चलेंगे, अभी जॉर्ज फिफ्थ की जो स्टैचू लगा है वहाँ पे, हाँ, मोर और लेस इसी जगह पे वहाँ रॉयल शामियाना था। वहाँ पे वो दोनों बैठे पहले, और जितने हमारे प्रिंसली स्टेट्स के प्रिंसेस थे वो वहाँ आके उनको झुक झुक के सलाम कर रहे थे। उस पर अपन बात करेंगे वो कैसा था। तो आज वहाँ पे वो स्टैचू है किंग जॉर्ज द फिफ्थ का। अब मेरे ख्याल चलते चलते बात करें तो अच्छा है, इसको समझना और बेहतर रहेगा, आसान रहेगा। पापा, आपने कहा था कि 1911 में यहाँ पर दरबार लगा था, उससे पहले भी तो 2 दरबार लगे थे। हाँ हुए हैं ना। यहाँ पे बेसिकली ये थर्ड था, तीसरा दरबार था। पहला दरबार यहाँ हुआ 1 जनवरी 1877 को, 1877 1 जनवरी। और उस दरबार में यहाँ पे उस ज़माने में जो वाइसराय होता था भारत का, वो था लॉर्ड लिटन का वो दरबार लगा था। और उसमें अनाउंसमेंट हुई थी क्वीन विक्टोरिया के भारत की एम्प्रेस बनने की, ये अनाउंसमेंट हुई थी। और उसके बाद दूसरा लगा, वो हुआ 1 जनवरी 1903 में। उस ज़माने में यहाँ वाइसराय थे लॉर्ड कर्जन, द मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है। तो तब वो दरबार लगा और किंग एडवर्ड द 7th ही बिकेम किंग ऑफ ब्रिटेन, वो अनाउंसमेंट यहाँ पे हुई थी। उसमें बल्कि ऐसी भी बातें थी कि किंग एडवर्ड द 7th वुड कम हिमसेल्फ, बट ही डिडंट कम, और उसका भाई आया था उसमें। तो अब हम चलते हैं अब सामने जहाँ पर किंग जॉर्ज द फिफ्थ की वो स्टैचू लगा है और जहाँ वो VIP माउंट बना था, उधर चलते हैं। प्रोसेशन के लिए किस रास्ते से आए थे? वो स्टेट एंट्री का प्रोसेशन स्टार्ट हुआ लाल किला से, और बहुत मीलों लंबा जुलूस था वो। मसलन किंग जॉर्ज के वो ही वाज राइडिंग अ हॉर्स, घोड़े पे था वो,
उसके आगे उनके और बहुत सारे गार्ड्स आगे हैं। पंजाब के जो आईजी पुलिस थे वो सबसे आगे थे, और फिर और बाकी उनके सीनियर, और फिर किंग जॉर्ज के पीछे बुग्गी में क्वीन मैरी थी, फिर वो वायसराय और बाकी बड़े बड़े लोग, और उनके पीछे हमारे वो थे प्रिंसेस। अच्छा। उनमें सबसे आगे थे हैदराबाद के निज़ाम। वो जो हायरार्की इन्होंने बना रखी थी उसमें हैदराबाद का निज़ाम वाज नंबर 1। उसके बाद मैसूर के महाराजा, फिर बड़ौदा के महाराजा एंड सो ऑन। 101 तोपों की सलामी दी गई किंग जॉर्ज को जब वो वहाँ उतरते हैं ट्रेन से। अच्छा जी। बाकी प्रिंसेस को भी कोई, जो यहाँ के प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स थे, उन्हें भी कोई सलामी दी गई थी? नहीं, उनको कोई सलामी नहीं दी गई। दो many of them were entitled for gun salute, but once the king was there himself present in India, तो फिर किसी दूसरे को नहीं दी जा सकती थी। अच्छा। तो वैसे अगर आप पूछें तो ये 3 ऐसे थे जिनका मैंने नाम लिया, हैदराबाद के निजाम, मैसूर के महाराजा और बड़ौदा के महाराजा। इनको 21 तोपों की सलामी दी जाती थी, फिर कुछ को 19 की, कुछ को 17 की, कुछ को 15 की, कुछ को 13, 11 और 9 तक। ऐसे मेरे ख्याल से कुल 112 रूलर्स थे जिनको गन सैल्यूट दिया जाता था। अच्छा जी। तो खैर वो रेड फोर्ट से शुरू हुआ उनका। रेड फोर्ट से प्रोसेशन निकला दिल्ली गेट से, और वो जामा मस्जिद गया, और जामा मस्जिद के पीछे से घूम के फिर नॉर्थ की तरफ मुड़ा और चांदनी चौक रोड पे आ गया, और चांदनी चौक वाली सड़क से चलते चलते गए फतेहपुरी मस्जिद। वहाँ से फिर राइट को लेके चले आगे तो ये पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने वाला मेन रोड आ गया। फिर इस पे चले वेस्ट की तरफ, और आगे जाके फिर राइट को टर्न लिया नॉर्थ की तरफ, और फिर मोरी गेट से वॉल्ड सिटी से बाहर निकले। पुरानी दिल्ली जिसको शाहजहानाबाद कहते हैं, एक वॉल्ड सिटी था, तो मोरी गेट से इससे बाहर निकले, और बाहर निकल के फिर लेफ्ट लेके और राजपुर रोड पे चढ़ गए। राजपुर रोड से फिर रिज पे गए, और रिज को पार करके दूसरी तरफ, जहां आज की डेट में हम कह सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वाइस चांसलर ऑफिस है, वहां पे किंग जॉर्ज का कैंप लगा था, वहां वो पहुंच गए। और इसको प्रोसेशन को असल में स्टेट एंट्री का नाम दिया जाता है। यहाँ हम दोस्तों आ गए हैं, ये देखेंगे ये किंग जॉर्ज द 5th का स्टैचू लगा है। सुमंत, ये स्टैचू शुरू से यहाँ नहीं है। अच्छा। पहले ये लगाया गया था इंडिया गेट पे। अच्छा। आज नेताजी सुभाष की प्रतिमा लगी है ना वहाँ पे, तो जिस कैनोपी में नेताजी सुभाष की प्रतिमा आज लगी है, पहले वहाँ ये स्टैचू हुआ करता था। 60s में इस बात पर बहुत विरोध हुआ कि भाई वी आर अ सॉवरेन स्टेट, तो जिसने हमें गुलाम बनाया उस एम्पायर के किंग का स्टैचू इंडिया गेट पे क्यों हो, तो इट वाज रिमूव्ड फ्रॉम देयर। और फिर ये कोरोनेशन, चूँकि दिस इज़ द प्लेस एसोसिएटेड विद दैट दरबार, तो इट वाज शिफ्टेड हियर। एंड नॉट ओनली दिस वन, देयर आर 4 मोर स्टैचूज विच वी विल सी, यहाँ और लगे हैं। ये देखिए, एक बार ये भी दिखाएं, सेमी सर्कुलर माउंड ये आज भी है। ये टीला उभरा हुआ, ये वही है जहाँ, जैसे मैंने बताया, जो वीआईपी एनक्लोजर जहाँ बना था, यहाँ पे बना था। ऊपर टेंट लगे थे और यहाँ सीट्स अलोकेटेड थी। ये नहीं कि कोई भी कहीं जाके बैठ सकता था। इनविटेशन कार्ड दिए गए थे जो यहाँ पे आए थे, और सबको सीट अलोकेटेड थी, कौन कहाँ बैठेगा। अच्छा। तुम कह रहे थे ना मेरे से यहाँ आने से पहले कि पापा मोतीलाल नेहरू भी वहाँ प्रेजेंट थे, हाँ, है ना। तो यस, ही वाज आल्सो इनवाइटेड। और यहाँ पे वो मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है, यस, ईस्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट हुई थी, ABC ऐसे करके अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में यहाँ वो एनक्लोजर्स थे इसमें। तो जो ई वाला ब्लॉक था, ई ब्लॉक में सीट नंबर आई थिंक इट वाज 42, तो वो भी बैठे थे। और वो जब हम देखते हैं ना तो वो थोड़ा सा दूर हट के आता है, ई एनक्लोजर भी थोड़ा सा दूर हट के आता है। एनीवे, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताऊं आपको, जहाँ से अभी हम आए हैं, जहाँ पिलर लगा है, वहाँ तो रॉयल पैवेलियन था जहाँ से अभी हम आए हैं। यहाँ मैंने बताया था कि एक रॉयल शामियाना लगा था, उसको मैप में शामियाना ही लिखा गया है, वो यहाँ लगा था। और यहाँ से वो उधर फेस करके बैठे थे। अच्छा। किंग जॉर्ज एंड क्वीन मैरी।
उधर फेस करके बैठे थे। और वहाँ फिर जो राजा महाराजा बैठे थे एक एक करके आते थे और सलाम करते थे। और वो जब प्रोसेस कंप्लीट हुआ फिर यहाँ से वो वॉक करते हुए गए और फिर जाके उस पे वो बैठे थे जो रॉयल थ्रोन था वहाँ पे। तो पहले यहाँ बैठे हैं वो। राजा महाराजा आप कह रहे थे कि सलाम करते थे, हाँ, किसी ने उस सलाम करने का विरोध नहीं करा? हाँ, देखिए मन में तो शायद बहुतों के बात रही होगी कि ऐसा, और ये जनता के सामने हो रहा था सब। यहाँ बैठे हैं, जैसे मैंने कहा कि हार्डिंग कहते हैं 4,000 लोग थे, पर दूसरे अकाउंट्स 12,000 भी बता रहे हैं, और 70,000 लोग बैठे थे पीछे। तो भारत के उन लोगों के सामने आप जब कह रहे हो उन राजाओं को कि एक एक करके आप राजा महाराजा आइए और हमारे किंग के सामने झुक के सलाम कीजिए, तो पसंद तो उनको नहीं आया होगा। तो ऑब्वियस बात है, ख़राब तो लगा। और कुछ ने लेटर भी लिखा है बात की वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग से, पर हार्डिंग ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। आपने मेंशन करा था कि इंडियन माइंड्स को कॉलोनाइज करने के लिए ऐसे सलामी दिलवाई महाराजाओं से, यही सेम काम करने के लिए इनमें से कुछ महाराजाओं के बच्चों को भी तो क्वीन मैरी एंड किंग जॉर्ज के रोब्स की ट्रेन को पकड़ने के लिए बोला गया था। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, हो सकता है हमारे कुछ दर्शकों को वो ट्रेन ऑफ द रोब कॉन्सेप्ट मालूम नहीं हो। होता क्या था कि जो रॉयल कॉस्ट्यूम पहनी होती थी उसके पीछे कपड़ा लंबा नीचे तक लटकता जाता था, उसको ट्रेन ऑफ द रोब कहते हैं। और बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, जब वो यहाँ आए हैं ना, किंग जॉर्ज द 5th के जो ट्रेन थी वो पीछे का लंबा कपड़ा था, बहुत लंबा है, उसके फोटोग्राफ्स देखेंगे बहुत लंबा है। वो 6 युवराज थे अलग अलग स्टेट से जो किंग जॉर्ज द 5th की उस ट्रेन ऑफ द रोब को पकड़े हुए थे, और 4 थे जो क्वीन के ट्रेन को पकड़े हुए थे। वो छोटे छोटे बच्चे हैं, 8-8 10-10 साल के हैं वो। तो बचपन से उनके दिमाग में भर दिया जाता है कि बड़े होके बगावत के बारे में मत सोचना, हम बहुत बड़े हैं। तो उनके रोब की ट्रेन को वो पकड़े हुए हैं बच्चे, वो वीडियो अवेलेबल है। तो बेसिकली अटेम्प्ट वही था ना कि ये आज जो युवराज हैं ये छोटे बच्चे हैं, कल बड़े होके ये अपनी अपनी रियासतों के राजा और ये महाराजा बनेंगे। हाँ, भोपाल की जो बेगम थी, उस टाइम भोपाल में नवाब नहीं था, भोपाल की बेगम वाज द रूलर, तो उसका ग्रैंडसन भी था अमंग द 6 हु वर कैरिंग द ट्रेन ऑफ रोब ऑफ किंग जॉर्ज द 5th। तो ऑब्जेक्टिव वही था कि भाई ये कल को इनको राजा बनना है, महाराजा बनना है। तो ये इनके जहन में बचपन से रहे कि बगावत नहीं करना, हम ही भगवान हैं तुम्हारे। तो अब ये देखिए, ये आई एम नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज हु दिस इज, पर यहाँ ये जो 4 स्टैचूज हैं इनमें लॉर्ड हार्डिंग का भी और बाकी भी कौन कौन से हैं, ये किनका आई डोंट नो। इट्स वेरी डिफिकल्ट, डिफेस भी हो रखा है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज। एनीवे, ये दिल्ली में अलग अलग जगह से यहाँ पे लाए गए थे। इस दरबार को बैठाने के लिए हाँ, कितने पैसे खर्च कर रहे हुए होंगे? देखिए, एग्जैक्ट कोई एक कंसोलिडेटेड डाटा कहीं नहीं है। अच्छा। बट वी कैन अज्यूम कि इट मस्ट बी इन करोर्स, करोड़ों खर्च हुआ होगा। और कैसे? 40,000 टेंट लगे हैं, 40,000 टेंट लगे हैं। वहाँ वाइस चांसलर का ऑफिस है, जहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का जहाँ ऑफिस है, वहाँ पे 85 एकड़ में तो टेंट खाली किंग जॉर्ज के थे। और उसके बाद वहाँ से लेके और यहाँ जहाँ हम खड़े हैं आज, जहाँ पे आज़ादपुर, मॉडल टाउन, ये सब एरिया है, सो मच सो जहाँ केशवपुरम है, वजीरपुर, समयपुर, बादली, वहाँ तक टेंट लगे हुए थे। भाई दिल्ली की पॉपुलेशन 2.5 लाख थी और 2.5 लाख लोग एडिशनल आए हैं इस दरबार के लिए दिल्ली में, तो पॉपुलेशन वाज डबल्ड। तो उन लोगों के लिए 2.5 लाख लोग हैं, तो उनके खाने पीने के इंतज़ाम, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, एक नया थर्मल पावर प्लांट लगाया गया इस पूरे इलाके को जगमग करने के लिए। और फिर आप देखें, बहुत सारी सड़कें नहीं बनी, जो माल रोड उसी टाइम पे बना। और यहाँ चूँकि जैसे मैंने बताया, जहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी है वहाँ पे उनका रहने की व्यवस्था वहाँ थी, उनका टेंट वहाँ था, कैंप वहाँ था, तो वहाँ से यहाँ तक आना था। और सिर्फ उनको थोड़ी आना था,
यहाँ पे तकरीबन 1 लाख लोग यहाँ थे, तो किसी रास्ते से तो चल के आए होंगे ना। सही बात। तो 2 बड़ी सड़कें यहाँ जो आई यहाँ तक, उसमें एक का नाम था किंग्सवे और दूसरे का नाम था प्रिंस रोड। तो किंग जॉर्ज इनमें से एक से आए हैं और एक से वापस गए हैं। आई डो नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली वेदर ही केम बाई किंग्सवे और बाई द प्रिंस रोड, बट ही केम बाई वन एंड लेफ्ट बाई द अदर वन। तो सड़कें नहीं बनी, एक कोरोनेशन मार्ग नया बना, मैप पे हम सब दिखाएंगे वो। और वो जो कोरोनेशन मार्ग था उसके दोनों तरफ भारत के जो प्रिंसली एस्टेट्स के रूलर थे उनके टेंट लगे थे। आज उसका कोरोनेशन मार्ग का नया नाम है भाई बंदा बहादुर मार्ग, और किंग्सवे का भी भाई परमानंद मार्ग, और जो प्रिंस रोड था उसका आज नाम है शहीद राम प्रसाद बिस्मिल मार्ग। तो उस टाइम तो उन्होंने जो मर्जी नाम रखे थे, लेकिन आज नाम उनके हैं जो उनके विरुद्ध इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए लड़े हैं। रेलवे लाइंस बहुत बिछाई गई, 24 तो छोटे बड़े नए रेलवे स्टेशन बने थे। किंग्सवे स्टेशन भी बना, और यहाँ भी इसके पीछे से भी रेलवे लाइन यहाँ आई है। तकरीबन 1 लाख लोग अगर यहाँ पे आए हैं तो वो 1 लाख लोग आएंगे कहाँ? ये तो खुले मैदान थे, यहाँ आस पास वो पहुँचेंगे कैसे? दिल्ली से तो दिल्ली मेन रेलवे स्टेशन फॉर एग्जांपल, अगर कोई ट्रेन से आए हैं या और अलग अलग प्रदेशों से आए हैं, ज़्यादातर तो ट्रेन से ही आए होंगे उनमें से, तो यहाँ तक लाने के लिए जहाँ सड़कें बनी थी वहीं पे रेलवे लाइन भी आई यहाँ पे, तो ट्रेन से भी लोग आ रहे थे। बड़ा मैसिव इंतज़ाम था। अब ये सब करने के लिए जहाँ टेंट ही 40,000 लगे हों, दुनिया भर की वाटर सप्लाई लाइन्स बिछाई गई, इतनी सड़कें बनी, तो करोड़ों रुपया खर्च हुआ होगा। एक मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, और यू कैन वेल इमेजिन दैट व्हाट वुड बी द एक्सपेंडिचर, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर उस सारे तमाशे में। और लॉर्ड हार्डिंग खुद लिखता है इसको। ये बुक, लॉर्ड हार्डिंग की बुक archive.org पर अवेलेबल है, तो उसको एनीवन कैन डाउनलोड एंड रीड इट, एंड प्रॉब्ली दैट इज़ द मोस्ट ऑथेंटिक अकाउंट। भाई जो इंतज़ाम कर रहा है वो वायसराय है, वो गवर्नर जनरल, वो जो इंचार्ज है सब व्यवस्थाओं का, वो उसकी लिखी किताब है। तो दैट इज़ वन वी कैन पुट मैक्सिमम रिलायंस अपॉन। तो व्हाट ही सेज, व्हाट ही राइट्स, वो कहते हैं कि किंग जॉर्ज जब आ रहे थे और दरबार लगना था, तो दरबार में वो बिल्कुल रॉयल कॉस्ट्यूम में आएंगे और वो क्राउन पहन के आएंगे। पर जो क्राउन था, उस क्राउन को इंग्लैंड से बाहर नहीं लाया जा सकता था। तो अगर वो इंग्लैंड से बाहर नहीं लाया जा सकता, तो फिर यहाँ पे वो बिना क्राउन आए क्या? कहते हैं एक क्राउन और तैयार किया जाए। और वो एक क्राउन तैयार करेंगे तो ऐसा तो था नहीं कि भाई वो कोई 1000-2000 रुपये में बन जाएगा। वो किंग एम्परर का क्राउन है, तो उसके ऊपर तो लाखों रुपए खर्च होंगे, तो लाखों रुपए देगा कौन? अब देखिए, ये एक स्टैचू और है, नाम यहाँ भी नहीं लिखा है, और आई एम नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज ये किनका है, हु दिस जेंटलमैन इज। तो क्राउन वो तो लाया नहीं जा सकता इंग्लैंड से, नया बनेगा, लाखों रुपए खर्च होंगे। अब इंग्लैंड तो लाखों रुपए खर्च करने वाला नहीं। अरे भाई, किंग तुम्हारा है, तुम्हारा किंग जा रहा है, क्राउन तुम्हारे किंग को चाहिए, लाखों रुपए खर्च कोई और करेगा। हाँ जी। तो एक प्रपोजल आया कि भारत के जो प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स हैं ना, इनसे कहा जाए ये डोनेशन दें। लॉर्ड हार्डिंग लिखता है कि मुझे ये प्रस्ताव, ये प्रपोजल बहुत ख़राब लगा, इंसल्टिंग लगा, कि भाई हमारे किंग के लिए ऐसे चंदा इकट्ठा करके फिर क्राउन बनाएंगे, और अगर वो चंदा पूरा ना हुआ तो और बेइज्जती होगी। तो फिर कहता है कि वी मेड प्रोविज़न इन आवर ऑन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो भारत सरकार के खर्चे से वो क्राउन बना। अब वो क्राउन कितना महंगा होगा आप अंदाज़ा लगाइए। उसमें 6100 डायमंड्स लगे थे, 6100 डायमंड्स हैं उसमें। और वो क्वीन का क्या कहते हैं उसे? पापा उसे टियारा कहते हैं। हाँ, यस टियारा। 2200 डायमंड उसमें लगे हैं। 2200। तो कितना महंगा वो क्राउन उनका रहा होगा। और ये भारत की जनता के खून पसीने से की कमाई से था। और इतना ही नहीं, वो क्राउन भारत में छोड़ा भी नहीं गया, वो लेके वापस इंग्लैंड गए। और हार्डिंग ये लिखता है इसके बारे में कि भाई ये चिंता हुई हमें कि अगर ये क्राउन यहाँ छोड़ दिया, भारत में कहीं रखा, भले ही वो चाहे कितनी सेफ कस्टडी में हम रखें, अगर
कल को कोई रिबेलियन होती है, कोई रिवोल्यूशन होती है इंडिया में, 1857 वो देख चुके हैं कि फिर से अगर ऐसी कोई रिबेलियन रिवोल्यूशन हुई और रिवोल्यूशनरी के हाथ में ये क्राउन आ गया जो रॉयल क्राउन है और उसने इसको पहन लिया तो उसको फिर लेजिटिमेसी मिल जाएगी। तो इसको भारत में छोड़ना भी नहीं है, तो वो क्राउन भी वो ले गए अपने साथ। तो अब कितना पैसा खर्चे की आप बात कर रहे थे ना, एक देखिए कश्मीर का जो राजा है उसने यहाँ पे, और मैंने बताया कि ये कोरोनेशन रोड के दोनों तरफ उनके कैंप्स लगे थे राजाओं के, और उनमें भी होड़ लगी थी कि मैं एक दूसरे से, मैं इससे भी सुंदर मेरा हो, इससे भी बड़ा मेरा हो, जी भर के पैसा वो खर्च कर रहे थे वहाँ पर रहने के लिए। और अकेले वो राजा थोड़ी रह रहे थे, उनके परिवार, उनके रिलेटिव्स, उनके गेस्ट्स, तो बहुत सारे बहुत बड़े बड़े टेंट्स लगे थे। हर कैंप में बड़े बड़े पार्क थे, वहाँ भी जी भर के पैसा खर्च कर रहे थे। तो कश्मीर के महाराजा ने, जम्मू कश्मीर के महाराजा ने जो कैंप लगाया था, उस कैंप के जो मेन एंट्रेंस गेट पे डोर थे लकड़ी के बने हुए, वो इतने खूबसूरत थे, इतने एक्सपेंसिव थे कि दरबार के बाद वो गिफ्ट किए गए किंग को, और किंग यहाँ के वो दरवाजे भी लंदन ले गया था। बताओ। हाँ, हैदराबाद का निज़ाम उस्मान अली, वो भयंकर कंजूस माना जाता है, भयंकर कंजूस, दुनिया का सबसे अमीर आदमी था लेकिन शायद दुनिया का सबसे कंजूस आदमी भी था। लेकिन यहाँ शान और शौकत दिखानी थी, क्योंकि और भी बहुत सारे प्रिंसली एस्टेट्स के कैंप लगे हैं, तो मेरा कैंप किसी से कम ना रह जाए, लिहाजा उसने यहाँ जो लगाया उसमें 1 लाख रुपए खर्च किया उसने अपने उस टेंट पे। 1 लाख रुपए अपने उस टेंट पे खर्च करता है। ऐसे ही बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़, वैसे वो एक अलग किस्म के व्यक्ति हैं, इस भीड़ से वो अलग दिखते हैं। सयाजी राव गायकवाड़ ने जो तैयारी की, महंगा तो उन्होंने भी खूब किया है, बहुत पैसा खर्च किया था। अभी उनका जो बड़ौदा में महल है, अभी पिछले दिनों मेरे ख्याल में स्पेन के प्राइम मिनिस्टर आए थे ना भारत में, हाँ। और गुजरात में किसी प्रोजेक्ट को इनॉग्रेशन कर रहे थे, अपने प्रधानमंत्री जी थे, वो थे, तो उसी के वो कोर्ट यार्ड में खड़े होकर उनकी वो फ़ोटो आई। तो बहुत ही बड़ी रियासत थी और बड़ी खुशहाल रियासत थी। सयाजी राव गायकवाड़ वाज अ वेरी प्रोग्रेसिव एंड अ पैट्रियोटिक मैन। तो पर उन्होंने भी जो लगाया 25,000 रुपये के तो फूल लग गए थे उसमें, उनके जो कैंप में पार्क बना या गार्डन बना उसमें, तो बड़े खर्चे हुए, करोड़ों में तो खर्च किया ही गया होगा ना। पर उन्होंने, सयाजी राव गायकवाड़ ने ऐसा किया था कि मैक्सिमम काम कहीं कोई फर्नीचर जैसे लेके आए, कारपेट लेके आए, तो कोशिश की कि ये उनके बड़ौदा रियासत के ही कारीगरों के बनाए हुए हों, ताकि पैसा खर्च कर रहे हैं वो पहुँचे उनकी जनता तक ही। ऐसे एफर्ट्स तो उन्होंने किए थे। आपने ये सयाजी राव गायकवाड़ मेंशन करे, इनके बारे में एक दिलचस्प किस्सा भी तो है जो दरबार में हुआ था। हाँ, है ना, वो बड़ी मज़ेदार घटना है। वो बड़ी मज़ेदार घटना है। देखिए, हुआ ये कि इन सब को ट्रेन किया गया कि तुमने कैसे सलाम करना है किंग जॉर्ज को। ट्रेनिंग दी गई। पहले तो ये चाहते नहीं थे ऐसा हो, भाई पब्लिक के बीच में हमारी गर्दन ऐसे झुका रहे हो तुम, तो ये चाहते नहीं थे। अब करना पड़ा मजबूरी में, तो सबने किया आके। सबसे पहले जैसे मैंने कहा, उस प्रोटोकॉल में नंबर 1 पे थे हैदराबाद के निज़ाम। उनका वो वीडियो भी और फोटो भी अवेलेबल हैं, झुक के सलाम करना है। और फिर जैसे मान लीजिए यहाँ सामने, आज हम अपने कैमरामैन को एक बार किंग जॉर्ज V मान लें और हम आए हैं और वहाँ पे हम झुक के सलाम करें, और उसके बाद ऐसे मुड़ के नहीं जाना है, आपको यूं ही पीछे हट के जाना है। यू कैन नॉट शो योर बैक टू द किंग एम्परर। तो जब बारी आई सयाजी राव गायकवाड़ की, और ये घटना लिख रहे हैं खुद लॉर्ड हॉर्डिंग, और भी बहुत सारे रेफरेंस उसमें मिलते हैं, पर मैं लॉर्ड हॉर्डिंग को ये कोट करते बताता हूँ। लॉर्ड हॉर्डिंग लिखते हैं कि वो जब सुबह आए थे तो अपने पूरे रॉयल गेटअप में थे, और पूरे उन्होंने ज्वेलरी पहन रखी थी, कीमती ज्वेलरी। सबको कहा गया था कि वहाँ पे आपको पूरा सज धज के आना है, किंग जॉर्ज के सामने जा रहे हैं आप। तो कहते हैं कि वो पूरी तरह तैयार होके आए थे, पर देखा कि किंग के आने से थोड़ा सा पहले उन्होंने अपनी सारी ज्वेलरी उतार दी
और वो ऐसे सादा कपड़े पहने हुए थे जैसे रोज़ घरों में पहनते हैं। तो पहली चीज़ तो यही कहते हैं कि ये गड़बड़ थी। इसके बाद यहीं रुकते नहीं हैं, जब उनकी बारी आती है तो वो जाते हैं, वो एक बार उन्होंने गर्दन झुकाई है, थोड़ी सी झुकाई है, और उसके बाद 1-2 कदम तो यूं ही पीछे लेते हैं, फिर वो बैक दिखाते हैं और जाके, बल्कि कुछ जगह ये लिखा जाता है कि एक हाथ में तो उनके वो छड़ी थी, और हालांकि वीडियो उनका भी अवेलेबल है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने दूसरा हाथ अपने जेब में डाल लिया था और वो पीछे जाके बैठ गए अपनी सीट पे जाके। तो इसका बहुत बुरा माना गया और अंग्रेज़ बुरी तरह उनसे नाराज़ हुए, एंड ही वाज प्रेशराइज्ड टू अपोलोजाइज लेटर। उन्होंने लिख के अपॉलॉजी दी है। लेकिन भारत की जनता क्या चाहती है, वो उन्होंने भरे दरबार में यहाँ पे उन तकरीबन 1 लाख लोगों के सामने अपने उस काइंड ऑफ प्रोटेस्ट के ज़रिए जता दिया था। लॉर्ड हार्डिंग इतना चिढ़ते हैं सयाजी राव गायकवाड़ से कि वो अपनी बुक में एक और घटना का जिक्र करते हैं जो बहुत सोचने को मजबूर करती है हमें। सयाजी राव गायकवाड़ की बेटी की सगाई ग्वालियर के महाराजा के साथ हो गई। लॉर्ड हार्डिंग लिखते हैं कि जब यह खबर मुझे मिली तो मुझे बहुत ख़राब लगा, क्योंकि ग्वालियर के महाराजा के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध थे, और ये जो बड़ौदा के सयाजी राव गायकवाड़ हैं कि इनकी तो लॉयल्टी वाज अंडर क्वेश्चन, और इनकी महारानी जो सयाजी राव गायकवाड़ की पत्नी है कि उनके तो भीकाजी कामा जो इंडियन रिवॉल्यूशनरी हैं और यूरोप में रह रही हैं कि शी इज इन वेरी क्लोज कांटेक्ट ऑफ भीकाजी कामा। तो इंडियन रिवॉल्यूशनरीज के साथ इस परिवार के संबंध हैं। तो इनकी बेटी की शादी ग्वालियर के महाराजा के साथ हो, ये बात बहुत खराब लगी, पर कहते हैं कि राहत उस दिन मिली जिस दिन वो सगाई टूट गई। तो मैं तो यूं भी सोचता हूं कि हो सकता है ग्वालियर के महाराजा पे लॉर्ड हार्डिंग ने प्रेशर किया हो कि भाई यू कैन नॉट हैव मैट्रिमोनियल रिलेशंस विद दैट फैमिली हुज लॉयल्टी इज अंडर क्वेश्चन। मे बी, मतलब तो इनके फैमिली रिलेशंस में, मैट्रिमोनियल रिलेशंस में भी ये इंटरफेयर करते थे, ऐसा दिखता है। अच्छा। मेवाड़ के महाराणा का भी तो कुछ किस्सा था कि उससे रिलेटेड ही, दरबार से रिलेटेड। हाँ है ना। मेवाड़ के महाराणा होते थे उस समय फतेह सिंह। अब 1911 में जब किंग एम्परर जॉर्ज V आ रहे हैं तो बाकी सारे जैसे आए थे वो भी आए। अब यहाँ पे क्या हुआ, कुछ अकाउंट्स ये कहते हैं कि वो सब लोग अपनी अपनी स्पेशल ट्रेन से आए थे, जितने भी राजा महाराजा नवाब थे। वो दिल्ली तक तो आए, पर उनकी अंतरात्मा नहीं इस बात को मान पाई कि मैं जाऊंगा और वहाँ यूं जनता के सामने जाके मैं झुक के सलाम करूंगा किंग जॉर्ज को, मैं महाराणा प्रताप का वंशज होके ये कैसे करूंगा। तो वो अपनी ट्रेन को वापस ले गए। तो हम ये कह सकते हैं कि एक थे महाराणा फतेह सिंह जो अपनी ट्रेन वापस ले गए और यहाँ नहीं पहुँचे इस दरबार में, उन्होंने जाके वो नहीं झुके, और दूसरे थे बड़ौदा के सयाजी राव गायकवाड़ जो आए तो, पर वो आके अपना प्रोटेस्ट यहाँ पे दिखा के गए। उस दिन दरबार में अनाउंसमेंट कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट होने की हुई थी। हाँ, और कोई भी अनाउंसमेंट हुई थी? यस, उस दिन 2 अनाउंसमेंट की थी किंग जॉर्ज V ने, और कुछ अनाउंसमेंट की उनके वायसराय गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने। जो किंग जॉर्ज V ने 2 अनाउंसमेंट की, उनमें से एक तो यही हो गई कि राजधानी अब कलकत्ता से दिल्ली में शिफ्ट हो गई, और दूसरा 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जो बंगाल का डिवीजन किया था वो डिवीजन वापस ले लिया गया और बंगाल को फिर से एक प्रोविंस बनाने की घोषणा की गई। गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने अनाउंसमेंट यहाँ की, वो अनाउंसमेंट थी कि हम 50 लाख रुपया एजुकेशन पर खर्च करेंगे। वाह, भारत की जनता को कि एजुकेशन के लिए हम कितना बड़ा काम करने जा रहे हैं। अरे भाई, 50 लाख रुपए पूरे देश की एजुकेशन पे तुम खर्च कर रहे हो, और करोड़ों रुपया इसी देश की जनता का। ये देखिए, एक स्टैचू और भी है इधर। टोटल बेसिकली आज 5 स्टैचू हैं, जिनमें से एक किंग जॉर्ज V का और बाकी 4
ये हैं अलग अलग वाइसरायज जो रहे उनका। तो खैर हम बात कर रहे थे, वो 50 लाख रुपए एजुकेशन की अनाउंसमेंट करते हैं। इसके साथ साथ ये करता है कि वो एम्प्लॉइज़, चाहे वो फिर ब्रिटिश इंडियन आर्मी में हो चाहे सिविलियंस हों, जिनकी सैलरी ₹50 पर मंथ से ज़्यादा नहीं थी, उनको 15 डेज़ की सैलरी एक्स्ट्रा देंगे, एक तरह का बोनस। तो 15 दिन की उनको सैलरी दी गई। वाह जी वाह, बहुत बड़ी बात कर दी। इतने करोड़ों इस दरबार में हाँ, खर्च करे और बस हाँ इतना ही पैसे एजुकेशन वगैरह में लगाए जा रहे हैं। अब देखिए ना, हैदराबाद के निज़ाम ने 1 लाख रुपया, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे अपना कैंप लगाने पर खर्च किया। और उस टाइम हैदराबाद में प्लेग फैला हुआ था। तो एक तरफ जनता ऐसे मर रही है, लेकिन किंग जॉर्ज द फिफ्थ को खुश करना, और असल में अकेले खुश नहीं करना था, वजह उसके पीछे वो इंडियंस को गुलाम बनाना था ना। वो एक एक्सरसाइज थी। देखिए एक स्टैचू यहाँ भी है, पर मैं पहचान नहीं पा रहा ये कौन है। देखिए एक तरफ जनता परेशान है, पिस रही है, और करोड़ों किंग जॉर्ज की इस तमाशे पर खर्च कर रहे हैं। और मैं बता रहा था, ये सिर्फ किंग जॉर्ज को खुश करने की एक्सरसाइज नहीं थी। ये भारत के लोगों के पैसे से भारत के लोगों को गुलाम बनाए रखने की बहुत ही सोची समझी, ये इसको आप कॉन्स्पिरेसी कहें, प्लानिंग कहें, जो भी नाम दें, कैसे भला। अब देखिए राज उन्होंने कैसे किया। वो तो कभी भी यहाँ 1 लाख 1.5 लाख से ज़्यादा तो कभी थे नहीं, और 20, 25, 30, 40 करोड़ के आसपास तक हमारी पॉपुलेशन थी उनके रहते रहते, जो हो गई थी। इतने लोगों पर कैसे राज करेंगे। तो 2 मोटी बातें। एक चीज तो ये कि देश में गरीबी है, और उस गरीबी के कारण रोटी के भी लाले पड़े हुए हैं। तो भारत के ही जवानों को उन्होंने सेना में भर्ती करना शुरू किया। और जिस टाइम में दरबार लगा, उस ज़माने में सिर्फ 9 रुपया महीना की सैलरी होती थी, ओनली ₹9 पर मंथ। तो 9 रुपये महीना की सैलरी पे भारत के लंबे तगड़े जवानों को वो भर्ती भी कर रहे थे फौज में। और क्या करेंगे वो जवान? वो भारत के ही उन राजाओं या उन क्रांतिकारियों के विरुद्ध लड़ेंगे जो इस देश को आज़ाद कराने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अरे सर, ये तो बड़ी ख़राब बात है कि भारत के नौजवान उनकी फ़ौज में भर्ती क्यों होते थे। ये फिजूल की बात है। आज हम ऐसा कह सकते हैं, उस समय की जो सिचुएशन थी उसमें देखेंगे तो वो कोई एबनॉर्मल बात नहीं थी। भाई आज के जैसा भारत नहीं था। हम जब जन्म लिए तब से वंदे मातरम और जनगण मन गाते बड़े हुए हैं। तो हमारे भीतर जो फीलिंग है वो उस जमाने में 19th सेंचुरी में या 18th सेंचुरी में तो ये बात नहीं थी। हमारे तब देखिए ना, अलग अलग हमारी रियासतों के राजा महाराजा जब उनके साथ जाके पार्टी कर रहे हैं, उनको झुक के सलाम कर रहे हैं, तो आम व्यक्ति जिसके लिए रोटी का सवाल है वो तो फौज में भर्ती हो जाएगा। तो वो होते थे, फिर इन्हीं को वो लड़ाते थे हमारे ही देश के लोगों के खिलाफ। सरकार लोक गायकों को गांव-गांव भेजती थी, वो गीत गाते और उन गीतों के माध्यम से वो यूथ को एनकरेज किया करते थे फौज में भर्ती होने के लिए। एक हरियाणवी गीत की 2 पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं, कभी पढ़ा था वर्षों पहले। उसमें कहा था कि भर्ती होलो रे रंगरूट, भर्ती होलो रे रंगरूट, यहां मिलेंगे टूटे लीतर, वहां मिलेंगे बूट, भर्ती होलो रे रंगरूट। इससे देश की उस समय की आर्थिक स्थिति का, बदहाली का अंदाजा कर सकते हैं कि गांव में सरकार के वो आर्टिस्ट जाके उनको इस बात के लिए उत्साहित कर रहे हैं कि यहां तो तुम्हारी जूतियां फटी हुई हैं, टूटी हुई हैं, और फौज में तुम भर्ती हो गए तो तुमको अंग्रेजी बूट पहनने को मिलेंगे। तो देश की हालत क्या कर दी थी अंग्रेजों ने। वो भारत सुमंत, जो किसी जमाने में पूरी दुनिया की जीडीपी का 34% देता था अकेला, धीरे धीरे समय के साथ घटते 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 और फिर ये अंग्रेजों के टाइम तो आके ये हालत हो गई थी, अंग्रेजी बूट के नाम पे फौज में भर्ती की जा रहे थे हमारे नौजवान। फिर कल को ये अगर इनमें एजुकेशन सच में ऐसी आ गई, कहीं नेशनलिज्म की फीलिंग आ गई और ये रिबेलियन के लिए खड़े हो गए, तो इनको मेंटली गुलाम बनाए रखना, अब मेंटली मानसिक गुलामी देनी है। और उसके लिए क्या किए, ये दरबार ऐसी ही वो एक्सरसाइज है। अब सोचिए, इस ग्राउंड में आप देखिए, हम जहाँ खड़े हैं,
उधर बैठी थी वो 70,000 जनता, यहाँ पे वो 70,000 जनता बैठी थी। ये गोल गोल जैसे बना है ना, ये गोल गोल ये जैसे रोड घुमा है ना, हाँ। ऐसे ही वो सेमी सर्कल में जहाँ पब्लिक और जनता, ऐसे नहीं कि कोई भी आ गया, उसके लिए भी पास इश्यू हुए थे तभी आ सकते थे। और वो जो आए होंगे वो अलग अलग गांव से प्रमुख लोग रहे होंगे, हेडमैन होंगे। तो वहाँ पे वो 70,000 बैठे हैं वहाँ पे, और वो 10-12 हज़ार VIPs उधर बैठे हैं। हाँ। इस सारी जनता के सामने जब एक राजा महाराजा आके, अब पटियाला के महाराजा आते हैं और वो महाराजा झुक के सलाम कर रहे हैं, वहाँ उधर बैठे थे उस टाइम वो रॉयल सामियाना में राजा, उसके आगे वो सलाम कर रहे हैं, ये जनता जो देख रही है इसके दिमाग पे क्या असर पड़ा होगा कि मेरे राजा ही। ठीक है, अब ये अपने गांव में जाके इन्होंने वहाँ क्या कहानियां सुनाई होंगी, अरे हम गए थे वहाँ दिल्ली दरबार में, एक गोरा राजा और गोरी रानी आए थे, वो कितना बड़ा काफिला था, मीलों लंबे उनके घोड़े आए जा रहे हैं, और वहाँ इतनी भीड़, इतने लोग, इतना ऊंचा सिंहासन उसका, और वहाँ पे वो पटियाला के महाराजा वो झुक के सलाम कर रहे हैं, वो भोपाल की बेगम वो बुर्का पहने हुए पूरा शरीर ढका हुआ है, वो झुक के सलाम कर रही हैं, हैदराबाद के निज़ाम झुक के सलाम कर रहे हैं, मैसूर के राजा महाराजा सलाम कर रहे हैं, सारी रियासतों के सलाम कर रहे हैं, जिनको हम अपने राजा महाराजाओं को भगवान जैसा मानते हैं, वो तो सारे वहाँ झुक के सलाम कर रहे थे, वो तो कोई इतना बड़ा राजा था, तो उस राजा के खिलाफ कोई क्यों बगावत करेगा, और फिर उस राजा की सेना में भर्ती होने में किसी को खराब क्यों लगेगा जब आपके राजा महाराजा वहाँ पे झुक के सलाम कर रहे हैं। अब क्या हुआ है, और लॉर्ड हार्डिंग लिख रहे हैं दो बातों को, जनमानस पे उसका क्या इम्पैक्ट गया, किस तरह दिमागों को गुलाम बनाया गया। लॉर्ड हार्डिंग लिख रहे हैं कि जब वो चले गए, किंग जॉर्ज क्वीन यहाँ से चले गए, तो वो भीड़ जो बैठी थी कि वो भागी, जैसे हुसैन बोल्ट, उन्होंने हुसैन बोल्ट नहीं लिखा, वो तो पैदा नहीं हुआ था, मैं बता रहा हूँ कि वो जनता भागी, उनमें होड़ लगी कि जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचे जहाँ वो उनके वो थ्रोन, वो कुर्सियाँ रखी थी, और उस कुर्सी को वो जनता चूम रही थी, उस जगह को चूम रही थी जहाँ वो खड़े थे। भाई मेरे देश का कंकर कंकर शंकर है, मेरा देश कहीं भी चूमे उसमें बुराई नहीं है, पर वो इसलिए नहीं चूम रहे कि ये मेरी धरती माता, ये मेरी भारत माता है, वो इसलिए कि यहाँ पे चरण पड़े थे किंग जॉर्ज V के। ये मानसिकता डेवलप होती है इन एक्टिविटीज से, एंड नॉट ओनली दैट। इसके बाद वो शायद 14 दिसंबर की घटना है, 14 दिसंबर को एक गार्डन पार्टी हुई, 14 था या 13 था, मे बी 13 और 14, आई डो नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली। रेड फोर्ट में उनकी गार्डन पार्टी थी। उस गार्डन पार्टी के बाद, अब रेड फोर्ट में तो VIP ही थे सिर्फ, और रेड फोर्ट के बाहर वहाँ लॉर्ड हार्डिंग लिखता है कि 1.5 लाख लोग थे, 1.5 लाख लोग वहाँ पे बाहर खड़े हैं मैदान में, और वो किंग जॉर्ज के दर्शन करना चाहते हैं। क्या था भाई किंग जॉर्ज में ऐसा, उसको भगवान की तरह पेंट किया गया जनता के दिमागों पे, और वो दूर दूर गांव से आए लोग वहाँ बाहर खड़े हैं 1.5 लाख, और फिर उसको वो फोटो है अवेलेबल, हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को। तो वो खिड़की में खड़े होकर किंग और क्वीन उनको दर्शन देते हैं, और नीचे उनकी जय जयकार करती वो भीड़ निकल जाती है, ऐसा लॉर्ड हार्डिंग लिखते हैं। और लॉर्ड हार्डिंग ये भी लिख रहे हैं कि वो मिट्टी वहाँ से उठा के लेके जा रहे थे नीचे, ऊपर किंग जॉर्ज खड़े। तो आपके दिमागों में उन्होंने ऐसा भर दिया कि यस, इनके प्रति वफादार रहना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, हमें इनके प्रति वफादार रहना चाहिए। तो उन हालात में कैसे उनके खिलाफ बगावत लोगों ने की होगी, है ना। अब हमारे क्रांतिकारियों को अपने देश के लोग पकड़वा देते थे, क्रांतिकारियों को डाकू कहते थे, और वो तो भगवान बना रखे थे। ठीक है, तो ये जिस जगह आज हम आए हैं, इस जगह से ये सीख भी मिलती है, ये जानकारी भी मिलती है, समझ भी मिलती है कि किस तरह भारत के लोगों के करोड़ों रुपए खर्च करके उन्होंने भारत के लोगों को गुलाम बनाने की साजिशें रची। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से इस विषय पे बात हो गई काफ़ी सारी,
अब हम चलेंगे, दिन में असल और भी कई सारे काम हैं। तो ये आज कोरोनेशन पार्क है और इसका इतिहास मैंने आपको बताया। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा।